हेलो। तो आज हम जो है चैप्टर 12 लेंगे, जो कि आपके ओल्ड एनसीईआरटी का टॉपिक है। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि स्ट्रगल फॉर स्वराज, ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड 13 नंबर का चैप्टर है। इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आपको पहले से कुछ नॉलेज या कुछ बेसिक आपका नहीं होगा तो इस एनसीईआरटी को आप नहीं पढ़ पाओगे, ये क्लियर सी बात है। क्योंकि ये पढ़ने में भी काफ़ी हार्ड है ये एनसीईआरटी। तो आपको करना क्या है कि अभी मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, ये लेक्चर का स्वराज, स्ट्रगल फॉर स्वराज 1990 टू 1927, 1919 से 1927 तक है ये अपने। और इसके बाद में जो अपन बात करेंगे ना, वो अपन बात करेंगे 1927 से लेकर 1947 तक। मतलब कि फ्रीडम मिलने तक का पूरा इतिहास इसके अंदर, हिस्ट्री अपन इसमें पूरी पढ़ लेंगे। अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को केवल देखना नहीं है, एक नोटबुक और एक पेन आपको साथ में ले लेनी है। और जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको आप नोट करते रहिए। आपका इतना अच्छा बेसिक क्लियर होगा कि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, इतना मैं आपको वादा कर रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि ये जो थर्ड और लास्ट फेज़ है ये। इससे पहले के दो फेज़ है। जब आप ये वाला मेरा, इसमें मैं आपको एक लिस्ट बना रखी है मैंने मेरे चैनल पे, उसमें ओल्ड एनसीईआरटी है मॉडर्न हिस्ट्री की। आप उसके अंदर और वीडियोस देखेंगे तो आपको पहले और दूसरे फेज़ के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आप इससे पहले की कुछ वीडियोस देख लीजिए, आपको सारी नॉलेज हो जाएगी। तो ये थर्ड एंड लास्ट फेज़ है। 1914 से 1918, 1914 टू 1918 न्यू पॉलिटिकल गेन्स वर एक्सपेक्टेड। ये जो है ये क्यों है, मैं इस पे आपको पूछता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि न्यू पॉलिटिकल गेन्स वर एक्सपेक्टेड। इसका रीज़न ये है कि 1914 से 1918, मतलब 1914 टू 1918 देर वर सम पॉलिटिकल मूवमेंट्स अराइजिंग इन इंडिया दैट टाइम। यू नो वाई। अब आप इधर समझो, मैं इधर आपको कुछ समझाता हूँ। 1914 टू 18 ये टाइम था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये पूरी तरीके से बिजी हो गई थी वॉर अफेयर्स में। और इन्होंने इस टाइम पे कुछ प्रॉमिस भी किए। ठीक है, प्रॉमिस किए, किस चीज़ से रिलेटेड प्रॉमिस किए कि हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। और इसके अलावा इन्होंने प्रॉमिस किए सेल्फ गवर्नमेंट फर्स्ट, कुछ आपको कंपनसेशन भी देंगे जो आप वॉर में आ रहे हो। इसके अलावा हम अच्छे अच्छे रूल बनाएंगे आपके लिए, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे। ऐसे काफ़ी सारे नए 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 फ्रीडम से रिलेटेड बातें की गई। ठीक है। एंड आफ्टर वॉर इकोनॉमिक सिचुएशन वर्स। ये क्यों हुई, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब वॉर हो रहा था तो इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश कर गई। क्यों कर गई? क्योंकि जो भी सामानों का इम्पोर्ट्स था वो नहीं हो पाया। जो कि ब्रिटेन से तैयार चीज़ें आती थी वो नहीं आ पाई। इसलिए जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली कि वो ग्रो कर सके, और वैसा ही हुआ। उन्होंने ग्रो भी किया खुद को। लेकिन जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ, ब्रिटेन को फिर मौका मिल गया कि अब अपन फिर से अपनी शुरुआत करते हैं। कैसी शुरुआत? वही पहले वाली शुरुआत, जिसके अंदर इंडिया को लूटो, यहाँ का सारा रॉ मटेरियल विदेशों में पहुँचाओ, वहाँ से कंप्लीट माल लेकर आओ। दूसरा, ये लोग क्या करते थे, ज़्यादा टैक्स इंपोर्ट करते थे, ज़्यादा टैक्स जो थे वो लगाते थे ये यहाँ के बिजनेसमैन पे, इंडस्ट्रीज़ पे, जिससे कि इनका जो इंपोर्ट करा हुआ माल था वो बजाय सस्ता होता था, बजाय यहाँ तैयार माल के। क्यों सस्ता होता था? क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी ड्यूटीज़ और टैक्स लगा दिए जाते थे। तो अब आप आगे देखिए, ये देखिए, इंडियन इंडस्ट्री अप ड्यूरिंग वॉर। वाई? हाई कस्टम ड्यूटीज़। मैंने कहा था ना, हाई कस्टम ड्यूटीज़ थी। ओनली अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट मूवमेंट कैन सेव देम। अब क्या हुआ, जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ वापस से कस्टम ड्यूटीज़ को हाई कर दिया गया। अब इंडियंस को ये लगने लगा कि अगर हमें इनसे बचना है,
इन ब्रिटिशर्स से बचना है तो केवल एक तरीका है, और वो तरीका क्या है कि हम एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाए। यहाँ पर एक नेशनलिस्ट मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट मूवमेंट चलना चाहिए। और इसी टाइम पर अगर अपन देखें तो इंटरनेशनल सिचुएशंस आल्सो फेवर्स। वाई? आप देखना वाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपको मैं बताऊंगा कि इंटरनेशनल जो सिचुएशंस थी उन्होंने कैसे फेवर किया। आप समझना, इन्होंने इम्पेटस दिया टू नेशनलिस्ट को। क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे दिया? मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट आना बंद हो गया था, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को काफ़ी फ़ायदा मिला। ठीक है, तो ये इसमें इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फिर टू गेन पॉपुलर सपोर्ट दे प्रॉमिस डेमोक्रेसी। मैंने बता दिया था कि उनको सपोर्ट चाहिए था किसके अंदर? वर्ल्ड वॉर में। इसलिए उन्होंने क्या किया? प्रॉमिस करा। क्या प्रॉमिस किया? डेमोक्रेसी दे देंगे साहब आपको, हम सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे। पर वो धोखा कर गए, बट दे धोखा कर गए। और एक्स कॉलोनीज ऑफ डिफिटेड वर डिवाइडेड अमंग देम। इसको समझिए आप, अब इसको समझिए क्या हुआ। जो डिफिटेड पावर्स थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, तो एक तरफ तो इनको इंडिया को स्वतंत्रता देनी थी, फ्रीडम देनी थी, पर वो तो इन्होंने दी नहीं। उल्टा इन्होंने किया क्या कि जो डिफिटेड पावर्स की कॉलोनी थी वो भी इन्होंने जो जीते उन्होंने आपस में बांट ली। पर इसी दौरान कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि जो वाइट मैन की प्रेस्टीज थी वो सारी की सारी धुल गई। ये देखिए आप, ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ, पहला जो रीज़न था उसका, वो इसलिए हुआ क्योंकि सब ये सोच रहे थे इनको हराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और ये इनको हराया ही नहीं जा सकता फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इन्होंने काफ़ी डिफीट भी पाई। जापान ने भी काफ़ी अच्छी तरह से इनकी ऐसी की तैसी की उस टाइम पे, और उस दौरान ये समझ चुके थे कि अब हमारी प्रेस्टीज ख़राब हो चुकी है। तो ये जो एक प्रेस्टीज थी कि नहीं, हम जो भी करेंगे वाइट मैन सुप्रीम है, हम लोअर है, केवल यही रूल कर सकते हैं, हम रूल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई। क्योंकि इन्होंने हाथ जोड़कर भीख मांगी थी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कि आप हमारी मदद कीजिए। और गांधी जी वगैरह तो उस टाइम आए नहीं थे, रोल में इतने ज़्यादा नहीं थे। वैसे तो आ चुके थे 1915 के अंदर, गांधी जी आ चुके थे देश में। पर और भी लीडर्स थे गांधी जी के साथ जिन्होंने ये प्रॉमिस मांगा था कि ठीक है, जिनको अपन लिबरल भी लीडर्स भी बोलते हैं, वो उन्होंने कहा था कि इनका साथ दीजिए और ये हमें डेमोक्रेसी देंगे, इसके अलावा हमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स देंगे। तो इस तरह से ये सब शुरू हुआ। तो अब हम ये देखते हैं कि ड्यूरिंग वॉर टाइम बोथ साइड्स रिवील ईच अदर्स रिकॉर्ड एंड ब्रूटलिटी। अब देखिए आप, जैसे कि दो पक्ष थे, दोनों पक्षों ने, जो भी दो पावर्स वर्ल्ड वॉर कर रही थी, दोनों पावर्स ने एक दूसरे की इतनी उतारी कि देखो तुम ये कर रहे हो, तुम्हारी कॉलोनी है, तुमने इसमें ये कर रखा है। तो लोगों के सामने सच्चाई सामने आई। जैसे रशियन रेवोल्यूशन, उसमें भी लोगों की सच, ये देखिए ये एक पिक्चर है रशियन रेवोल्यूशन की। आप इसमें देखिए कैसे जो रशियन रेवोल्यूशंस है वो एक अनआर्म्ड और पेजेंट जो थे, किसान जो थे, वो रोड पर आ गए थे इसमें। तो आप ही देखिए, मैं बताता हूँ आपको, इसमें आप पढ़िए यहाँ से। द इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन नेशनल मूवमेंट, इसको अपन को समझना है। अपने नेशनल मूवमेंट पे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया था। ये बात है 7 नवंबर की, 7 नवंबर 1917 की। वोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसको V.I. लेनिन जिसका नेतृत्व कर रहे थे, वोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का। ठीक है, उन्होंने जारिस्ट रेजिमे को उखाड़ फेंका था रशिया से, और वहाँ पे एक सोशलिस्ट स्टेट बना दिया सोवियत यूनियन को। ये काफ़ी अच्छा है, 7 नवंबर 1917 की डेट आप याद रखना। तो अच्छा, ये बाद में इन्होंने क्या किया, जैसे ये यहाँ से यहाँ पहुँचे, इन्होंने ओपोज किया कॉलोनियल टेंडेंसीज को, जो कि ये जो भी ये उपनिवेशवादी, इसको उपनिवेश बोलते हैं कॉलोनी को, तो उपनिवेशवादी जो भी ये इनकी सिद्धांत थे, इनकी हरकतें थी, इनको ये रशियन रेवोल्यूशंस के बाद में अपोज किया गया रशिया के द्वारा ही, जो सोवियत यूनियन कहलाया बाद में, तो इसके द्वारा काफ़ी अपोज किया गया। ठीक है, और इनकी जो पुरानी कॉलोनीज थी उनको इन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया। तो ये बात ये थी कि ये जो कहते थे ना वो करते भी थे।
रशियन रेवोल्यूशन वाले जो कह रहे थे उन्होंने किया। इनकी जो एक्स कॉलोनीज थी उनको इन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन की पावर दी कि आप खुद डिटरमाइन करो कि आपको क्या डेमोक्रेसी बनानी है कि सोशलिस्ट स्टेट बनाने हैं, वट एवर, बट आपको खुद को रूल करना चाहिए, इन्होंने ये कहा। ओवरऑल इंस्पिरेशन की बात करें तो ओवरऑल इंस्पिरेशन जो है ना इनकी, वो अपनी जो नेशनल मूवमेंट की है वो रशियन रेवोल्यूशन से मानी जाती है। उसका रीज़न ये है, इसी दौरान अगर आप देखोगे कुछ साल बाद में एक ग्रेट डिप्रेशन आता है। उस दौरान सारे कैपिटलिस्ट जितनी भी कंट्रीज थी वो सब फेल हो जाती है, बट जो ये सोशलिस्ट कंट्री थी और सोवियत यूनियन था ये बल्कि दुगनी गति से ग्रो करता है। तो काफ़ी युवाओं का, काफ़ी नेताओं का जो ध्यान आकर्षण था वो इस तरफ हो गया। दूसरी बात करते हैं नेशनल एजिटेशन एवरीवेयर आफ्टर द वॉर इन अफ्रीका एंड एशिया। इस वॉर के बाद में मैंने कहा कि इंग्लिश प्रेस्टीज बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो अपने आप से बात है कि रेवोल्यूशन होना ही था, एजिटेशन उठने ही थे। अच्छा, गवर्नमेंट इस एजिटेशन के बारे में अवेयर थी, इसलिए उन्होंने वही प्रिंसिपल फॉलो किया जो वो शुरुआत से करते आए हैं, और वो प्रिंसिपल था कैरेट एंड स्टिक का। सबसे पहले एक गाजर दो, मतलब कि एक कोई कंसेशन दो, एंड स्टिक का मतलब फिर एक झटका दो, मतलब कि फिर एक इनको सजा दो। अब देखो मैं आगे बताता हूँ आपको। ये था वो सबसे अच्छा जो कैरेट का काम कर रहा था। 1918 में ये वॉर ख़त्म हुआ, और जैसे 1918 में ये वॉर ख़त्म हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की तैयारी कर ली गई 1919 के लिए। ये था इनका कैरेट कि अब लो, वॉर तो ख़त्म हो गया, अब वादे पूरे करने का टाइम आ गया है, तो क्या किया जाए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लेकर आया जाए। क्या था ये रिफॉर्म, समझते हैं। आइए, एडविन मॉन्टेग्यू ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ब्रिटेन के अंदर, भारत के, ठीक है, एडविन मॉन्टेग्यू। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये वाइसरॉय थे इंडिया के अंदर। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसको बढ़ा दिया गया। अब आप इसमें समझिए, बढ़ाने से मतलब है उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया, और वैसे ओवरऑल संख्या बढ़ा के जो मेजोरिटी ऑफ देम थे वो इलेक्टेड थे। अब पहले ऐसा नहीं था, पर अब इनके द्वारा क्या हुआ कि जैसे ये प्रोविंशियल काउंसिल थी, प्रोविंशियल काउंसिल इसको बढ़ा दिया गया, और इसमें इलेक्टेड जो मेंबर्स थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई। अब आपको एक चीज़ और समझनी चाहिए, इसी में प्रोविंशियल गवर्नमेंट वॉज गिवन मोर पावर। अब देखिए, जो वॉइसरॉय था ये सेंटर में बैठा था ऊपर, तो इसने क्या इस एक्ट के द्वारा था कि जो नीचे गवर्नमेंट से उनको ज़्यादा पावर दिया जाए। इसको बोलते हैं डायरकी, प्रोविंस के अंदर डायरकी लाना, ठीक है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरकी लाई गई, उसमें दो बातें थी। अब एक आपको ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको इसको समझना चाहिए कि 1919 अधिनियम में या एक्ट में कहाँ डायरकी लाई गई, डायरकी कहाँ थी, तो आपको ये याद रखना है, प्रोविंस में थी, ठीक है। फिर इसके बाद में डायरकी सेंटर में भी जाएगी, अपन आगे पढ़ेंगे। एट सेंटर देयर वर 2 हाउसेस, ठीक है। कौन सा, अपर एंड लोअर, वही जिसको अपन अभी आपको मैं बताऊंगा। ये देखिए, रिजर्व एंड ट्रांसफर, दो तरीके के पावर हो गए थे प्रोविंस के अंदर। फिर देखिए सेंटर में अपर हाउस जिसमें 26/60, मतलब 26 लोग नॉमिनेटेड थे, और 60 में से अब 26 आप माइनस करोगे तो 34 आते हैं, वो लोग थे जो इसमें इलेक्टेड थे, ठीक है। और लोअर हाउस की अगर अपन बात करें तो 144 में से 41 लोग थे जो नॉमिनेटेड थे। सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अनरेस्ट्रिक्टेड कंट्रोल ओवर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब ये कह रहे हैं मोर पावर, बट ऐसा कुछ नहीं था, रियलिटी ये बता दी। और रेस्ट्रिक्शन था राइट टू वोट पे काफ़ी ज़्यादा। इवन अपन बताए तो केवल 16% या 14% पॉपुलेशन थी जिसको राइट टू वोट दिया गया था, बाकियों को ठन ठन गोपाल था, कुछ नहीं था लेना देना। शेडो ऑफ पॉलिटिकल पावर, अब ये कहा गया है काफ़ी एक्सपर्ट के द्वारा जिन्होंने इसको पूरी तरह से स्टडी किया है, उन्होंने कहा कि ये केवल एक परछाई है, एक छलावा है पॉलिटिकल पावर देने का, बाकी इसमें पॉलिटिकल पावर जैसा कुछ था नहीं।
इसी के अलावा अगर अपन बात करें तो स्पेशल कंसेशन ऑफ कांग्रेस एट बॉम्बे, स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस एट बॉम्बे 1918, हसन इमाम इसके प्रेसिडेंट थे। बॉम्बे के अंदर 1918 के अंदर स्पेशल सेशन निकाला गया था, और जो कि उन्होंने इसको कंडेम किया, और कंडेम करके कहा ये डिसअपॉइंटिंग है, अनसेटिस्फैक्ट्री है। और काफ़ी एक अनुभवी थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वो इस रिफॉर्म के फेवर में थे, ठीक है। और इस रिफॉर्म के फेवर में उन्होंने कांग्रेस को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। और एक, अब जब कोई छोड़ता है तो कुछ खुद के लिए बनाएगा। उन्होंने इंडियन लिबरल फेडरेशन, माइनर रोल बाद में इसका रहा यहाँ से, आपको ये याद रखना है कि 1918 और 1919, मतलब वैसे एक्ट 1919 में आया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंग्लिश में लिखते हैं या पढ़ने में ऐसा ही आता है। तो ये थे, इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया क्योंकि ये इस रिफॉर्म के समर्थन में थे, और इन्होंने इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया, जिसका बहुत कम रोल है आगे। अब अपन बात करते हैं, वो तो थी कैरेट। अब आ जाओ, जब अपन को कंसेशन मिला है तो एक सज़ा भी मिलेगी, और सज़ा ये थी, आपकी सज़ा ये थी, रॉलेट एक्ट, ये सज़ा थी आपकी। तो इस सज़ा की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट नाउ डिसाइडेड टू आर्म इटसेल्फ विथ मोर फार रीचिंग पावर्स विच वेंट अगेंस्ट द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। क्या होता है रूल ऑफ लॉ का? 3 प्रिंसिपल होते हैं रूल ऑफ लॉ के, आपको मैं बताता हूँ। आप इसके अंदर मुझे मालूम करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स क्या क्या है। उसमें से एक प्रिंसिपल्स तो इसमें सीधा सीधा हार्म हो रहा था, और ये जो बनाया गया था ये टू सप्रेस, सीधी सीधी मेंटलिटी की सप्रेस करना है। इन मार्च 1919 पास्ट इवन दो एवरी इंडियन सिटीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ओपोज्ड इट, सब ने ओपोज किया इसको, फिर भी इसको पास कर दिया गया। टू इम्प्रिजन एनी पर्सन, इसके अंदर आप किसी भी को भी जेल में डाल सकते हो विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन कोर्ट ऑफ लॉ। ना तो उसको कोई कोर्ट ऑफ लॉ में कन्विक्शन मिला और ना उसका ट्रायल हुआ, फिर भी आप उसको जेल में डाल सकते हो। अनेबल गवर्नमेंट टू सस्पेंड द राइट ऑफ हेबस कॉर्पस, ये अनेबल करती है गवर्नमेंट को, उसके लिए ओके करती है कि आप बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबस कॉर्पस फाउंडेशन है जो कि सिविल लिबर्टीज़ की इन ब्रिटेन के अंदर भी, उसको भी ये गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकती है। किस बात पे सस्पेंड कर सकती है कि साहब हमें तो इनको जेल में ही रखना है, इस बात पे सस्पेंड कर सकती है। अब क्या होता है देखिए आप, महात्मा गांधी assumes leadership, evolved in his struggle against racialism in South Africa, a new form of struggle, non-cooperation। आप देखिए, नॉन कोऑपरेशन ये एक नए तरीके का स्ट्रगल का टाइप था, जिसमें आप इसको असहयोग भी बोलते हैं, मतलब इसमें आप कोऑपरेट नहीं करते गवर्नमेंट्स के लोग के साथ और गवर्नमेंट के साथ। न्यू टेक्निक ऑफ स्ट्रगल, सत्याग्रह मीन्स सर्चिंग फॉर द ट्रुथ, वर्शिप ऑफ द ट्रुथ, इसको बोलते हैं सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, ठीक है। तो सिंपैथी थी इनको पीजेंट से, ठीक है। और यूनाइट ऑल सेक्शंस, हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट किया, गरीब अमीर को यूनाइट किया, ये महात्मा गांधी ने काफ़ी अच्छा किया। ये एक इमेज हम देख सकते हैं, इसमें महात्मा गांधी ट्रेन से बाहर फेंकाए गए थे साउथ अफ्रीका के अंदर। तो ये उसी यहीं से उन्होंने रेशियल जो उनकी लड़ाई थी, रेशियल के अगेंस्ट, रेशियलिज्म के अगेंस्ट, वो शुरू की थी। अब गांधी क्या थे और उनके आइडियाज़ क्या थे वो समझ लेते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं, ये उनकी एक वीकली मैगज़ीन थी जिसका नाम था यंग इंडिया, काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन थी ये। ओके, तो गांधी के आइडियाज़ को देख लेते हैं। बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, 1869 के अंदर पोरबंदर के अंदर, गुजरात, ये गलत है स्पेलिंग, इसको आप वो भी लगा लीजिए, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर को। इनकी लीगल एजुकेशन हुई थी ब्रिटेन के अंदर। साउथ अफ्रीका में ये प्रैक्टिस करने के लिए गए थे लोग को। 1893
टू 1914 तक ये एक स्ट्रगल हो रहा था वहाँ पे रेशिस्ट अथॉरिटी के खिलाफ, उसमें ये रहे और उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन किया, ठीक है। और अगर हम बात करें तो दो आइडल सत्याग्रही जो था वो ये हैं कि वो हमेशा सत्यवादी रहेगा, ट्रूथफुल रहेगा, पीसफुल रहेगा, शांत रहेगा, बट एट सेम टाइम ही वुड रिफ्यूज़ टू सबमिट टू वॉट ही कंसिडर रॉन्ग। पर इतना सब कुछ होते हुए भी गलत के ऊपर उसको बिल्कुल भी सर नहीं झुकाना है। एक्सेप्ट सफरिंग्स विलिंगली, लव इवल डूअर। सफरिंग्स को बहुत ही अच्छे से उसको एक्सेप्ट करना है, और जो गलत करना है उसकी गलती से उसको हेट करना है, पर गलत करने वाले से हेट नहीं करना है। जो गलत हो रहा है उससे हेट करना है, पर गलत करने वाले से उसको नफरत नहीं करनी है। वायलेंस और कावर्डाइज, अब इसके अंदर सीधे सीधे मतलब है वायलेंस, और कावर्डाइज के अंदर उसको वायलेंस को चूज़ करना है। मतलब कि अगर दो ऑप्शन मिले कि या तो हिंसा करो या फिर कायरता को अपना लो, तो फिर वो कहते थे कि हिंसा कर लो। इन हिज वीकली जनरल यंग इंडिया, ठीक है, उन्होंने ये सारी बातें लिखी, ये इस बारे में लिखा था उन्होंने। बिलीव इन मास मूवमेंट, ये वायलेंस और कॉवर्डाइज वाली जो बात थी ये इन्होंने इसमें यंग इंडिया में लिखी थी, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और बिलीव इन मास मूवमेंट, मास मूवमेंट में बड़ा इनका बिलीव था कि कुछ भी करना है मास मूवमेंट की तरह करना है। रिटर्न रिटर्न टू इंडिया इन 1915 एज 46, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। 46 साल के थे ये, मात्र तो नहीं कह सकते पर काफ़ी अच्छी एज थी, पर 46 साल के थे ये जब ये इंडिया है। वैसे हम महात्मा गांधी को देखते हैं मोस्टली तो काफ़ी वृद्ध से दिखाई देते हैं, पर देखा जाए तो 46 साल के ही थे, देखा जाए तो 50 से कम ही थे जब 1915 में ये इंडिया में आ गए थे। फर्स्ट ईयर ट्रेवल, पहला साल इन्होंने सिर्फ ट्रैवल किया। आप देखिए मैंने सब कुछ शॉर्ट वर्ड्स में लिखा है, सिर्फ आपको समझना है और आप बाद में सब कुछ याद हो जाएगा। इन 1916 फाउंडेड सत्या साबरमती आश्रम एट अहमदाबाद। अब देखिए 1915 में इंडिया है, 1916 तक ये घूमे फिरे, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। भाई अब काफ़ी घूम लिया, अब एक जगह बैठना है, कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात में। अब इन्होंने 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में एक जगह है चंपारण, वहाँ पर इन्होंने भाग लिया। क्या था मैटर समझते हैं, आइए। 1917 में चंपारण बिहार में इंडिगो की प्लांटेशन करनी थी। वो एक्सेसिव जो इंडिगो के प्लांटेशन करने वाले जो पेजेंट्स थे वो उनको ऑप्रेस्ड किया गया, काफ़ी उनको दबाया गया यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा। उनको मजबूर किया गया कि आप 3/20 आप अगर आपका 20 भाग ज़मीन है तो उसमें से 3 भाग ज़मीन पे आप कम से कम, इसको 3 कटिया सिस्टम भी बोलते थे, उस पर आप इंडिगो जलाओ, इंडिगो की फसल प्लांटेशन करो, नील की फसल जिसको बोलते थे अपन, और उसको एक फिक्स प्राइस पे सेल कर दो ब्रिटिश गवर्नमेंट को। सेम सिचुएशन थी बंगाल के अंदर भी, लेकिन इस टाइम नहीं थी, 1859 टू 61 तक थी। बट वहाँ पे ऐसी मेजर अपराइजिंग हुई और उन्होंने फ्रीडम ले ली इस चीज़ से। गांधी जी विद बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, जेपी कृपलानी, नरहरि पारेख और महादेव देसाई। इन अब देखो ये 5 नाम हैं, इन पांचों के साथ गांधी जी वहाँ चंपारण पहुँचे थे। तो अब इन पांचों को याद करने का एक ही तरीका है, ये इसका एब्रिविएशन लिख रखे हैं अपने पास में। राजा को महल जब बना नर महान, तो किसी भी राजा को महल तभी मिलता है जब वो नर महान बनता है। तो राजा को महल जब बना वो नर महान, मतलब कि राजा का मतलब हो गया राजेंद्र प्रसाद, महल का मतलब मजहर उल हक, जब का मतलब जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, बना साइलेंट रहेगा, नर का मतलब नरहरि पारेख, और महान का मतलब है महादेव देसाई। ऑथोरिटी ऑर्डर्ड हिम टू लीव बट ही डिफाइड, उसने मना कर दिया, मैं नहीं जाता। ऑथोरिटी अपॉइंटेड ए कमेटी,
गांधी को मेंबर बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई। फर्स्ट बैटल ऑफ CDM इन इंडिया। क्या है CDM? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सभी ने अवज्ञा। कहाँ अवज्ञा की गई? चंपारण में। यहाँ अवज्ञा की गई जब इनको कहा गया अथॉरिटी के द्वारा कि आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, पर ये नहीं गए, यहाँ अवज्ञा कर दी गई। तो ये फर्स्ट बैटल था CDM का इन इंडिया के अंदर। ये देखिए चंपारण सत्याग्रह की कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गांधी जी लोगों के बीच में है और पुलिस वगैरह भी काफ़ी वहाँ पे थी, अपन देख सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए। और गांधी जी का प्रभाव देखिए, भीड़ देखिए। अब आप देखिए कि इसके बाद क्या हुआ। 1917 में इन्होंने चंपारण में पार्टिसिपेट किया। 1918 के अंदर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में इन्होंने क्या किया। ये मिल ओनर के बीच में और अपने वर्कर्स के बीच में स्ट्राइक चल रही थी। किस चीज़ को लेके चल रही थी? वो चाहते थे कि 35% इंक्रीज़ हो वेजेस के अंदर। ठीक है, 35% इंक्रीज चाह रहे थे वेजेस में, और उन्होंने इसलिए स्ट्राइक कर दी। और गांधी जी यहाँ आए, उन्होंने इंसिस्ट किया, काफ़ी जोर दिया कि नॉन वायलेंस रहे, और उन्होंने एक फास्ट को अंडरटुक लिया अनटू द डेथ। फिर क्या हुआ कि मिल ओनर्स जो थे वो रिसेंटेड हो गए, सहमत हो गए 4 दिन के बाद। उन्होंने देखा कि गांधी जी आए हैं, कुछ हो गया तो मिल्स परमानेंट बंद हो जाएगी, मास मूवमेंट है, भीड़ का उपद्रव हो गया तो क्या करूँगा। ये सारी एक कंडीशंस थी। तो ये देखिए आप, इसमें आप अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की एक फ़ोटो, ये सब वर्कर्स हैं और ये गांधी जी हैं जो कि वर्कर्स को एड्रेस कर रहे हैं। अब आप देखिए अगला खेड़ा सत्याग्रह है। इन 1918 क्रॉप्स फेल्ड इन खेड़ा, गुजरात। गांधी एडवाइज टू विदहोल्ड पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू टिल हिज डिमांड। गांधी ने कहा कि आप विदहोल्ड करो रेवेन्यू, जो पेमेंट ऑफ रेवेन्यू है, जब तक कि इसकी डिमांड जो थी रिमिशन की वो नहीं पूरी हो जाए। और ये गांधी ने मूवमेंट वापस ले लिया जब गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि केवल जो इसको अफोर्ड करने के लिए उत्तरदायी है, या अपन कहें कि जो अफोर्ड करने के लिए एलिजिबल है, हु कैन अफोर्ड टू पे, वही इसको पेमेंट करे और बाकी ना करे। इसकी एक अच्छी बात ये थी खेड़ा सत्याग्रह की, महात्मा गांधी यहाँ थे, महात्मा गांधी के साथ सरदार पटेल यहाँ थे। आप इस फोटो को देखिए, ये महात्मा गांधी और खेड़ा सत्याग्रह में, खेड़ा गुजरात में, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सत्याग्रह किया इन्होंने अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। बाय February 1919 गांधी फाउंडेड सत्याग्रह सभा। अब रॉलेट एक्ट आई क्या था, मैंने आपको बताया 1919 में। इसी 1919 के अंदर इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह सभा का गठन किया और इन्होंने कहा कि हम तो इस एक्ट को नहीं मानेंगे, रिफ्यूज टू ओबे, जेल चले जाएंगे, और जेल गई। न्यू मेथड सत्याग्रह टुक द मूवमेंट टू न्यू लेवल। और ये जो सत्याग्रह था ये नया मेथड था, इसमें फास्ट करना, ठीक है, नॉन वायलेंस, ये सारे इसके टाइप्स थे। तो इसको किया और ये एक नए लेवल पे ले गए पूरे मूवमेंट को। इन्होंने रिलाई किया पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ पेजेंट्स के, आर्टिसंस को और अर्बन पुअर को, मतलब कि किसानों को और जो ये कलाकारों को और अर्बन पुअर्स को, इनको इनके पॉलिटिकल सपोर्ट पे विश्वास किया गांधी जी ने। तो इसलिए जो इस पूरे सत्याग्रह का सिंबल बने, ये कॉमन मैन बने, खादी बने, हैंड स्पून बने, हैंड वोवन बने, ये सब कुछ बने। इसीलिए जो लोग पहनते थे वो खादी से बने हुए कुर्ते पजामे पहनना शुरू किया लोगों ने, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार शुरू किया। और मार्च एंड अप्रैल 1919 विटनेस किया ह्यूज हड़ताल को। ये मार्च और अप्रैल 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट के खिलाफ ह्यूज, जो फरवरी के अंदर आया था आई थिंक, मार्च अप्रैल के अंदर तो ह्यूज हड़ताल हुई। लेकिन एक जो अच्छी चीज़ थी जो देखने को मिली वो थी हिंदू मुस्लिम एकता। जलियांवाला बाग मैसेकर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आज भी अपन इसको काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं न्यूज़ के अंदर, और लोगों को इसके बारे में आज भी नहीं पता ठीक से।
तो एक्चुअली क्या हुआ कि गांधी जी ने संदेश दिया पूरे देश के अंदर, और ये खेड़ा सत्याग्रह से, और देखा जाए तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से, इन सब चीज़ों से, और जो गांधी जी खुद सत्याग्रह कर रहे थे रोल एक्ट के खिलाफ, इनसे एक पूरे देश के अंदर एक मैसेज जा रहा था कि हाँ, एक मास एजिटेशन करना है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सप्रेस करना है, ख़त्म करना है इस मास एजिटेशन को। तो ये क्या करती थी बॉम्बे में भी, और बॉम्बे में, अहमदाबाद में, कलकत्ता में, दिल्ली में, यहाँ पे काफ़ी ऐसे इंसिडेंट देखे गए जिसमें अनआर्म लोगों के ऊपर, जो बिना हथियारों के लोगों के ऊपर, भीड़ के ऊपर, मास के ऊपर खुलेआम गोलियां चलाने के काफ़ी अपन को वो मिलते हैं, काफ़ी सारे वो एविडेंस मिलते हैं। तो गांधी ने कॉल किया एमआईटी हड़ताल, एक बहुत स्ट्रॉन्ग हड़ताल कॉल की गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को। ये कॉलिंग हुई थी 6 अप्रैल 1919 को हुई थी। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के अंदर एक सभा बैठाई गई। वह सभा बैठाई गई जलियांवाला बाग के अंदर। ये जलियांवाला बाग क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली एक पार्क है, आपको मैं बताता हूँ। और इस पार्क को यूँ 3 तरफ से लॉक है ये, घरों से, बिल्डिंग से। एक तरफ इसका गेट है, एक इसमें कुआं भी है, ठीक है। एक तरफ से इसका गेट है जो इसका एंट्रेंस है, और यही इसका एग्जिट है। तो टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ पॉपुलर लीडर्स सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। किचलू और सत्यपाल, है ना। तो किचलू और सत्यपाल ये 2 लीडर थे, जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनका अरेस्ट कर लिया गवर्नमेंट ने। इसके प्रोटेस्ट के अंदर इन्होंने ये भीड़ इकट्ठी करी और एक मूवमेंट चलाने की कोशिश करी। जनरल डायर मिलिट्री कमांडर थे, जनरल डायर, जो कि पंजाब के मिलिट्री कमांडर थे। इन्होंने क्या किया, ये आए गेट पर। मैं आपको पूरी स्टोरी समझाता हूँ, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये यहाँ से आए गेट पर अपनी पूरी मिलिट्री के साथ। इन्होंने यहाँ देखा, यहाँ काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे। इन्होंने उनको मौका ही नहीं दिया, और इन्होंने तो उस पर फायरिंग करवा दी, बुरी तरीके से फायरिंग करवा दी। मार्शल लॉ वाज प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट द पंजाब। इस इंसिडेंट के बाद में मार्शल लॉ को प्रोक्लेम किया गया पूरे पंजाब में। क्या हुआ इस पंजाब के मार्शल लॉ में, आपको बताता हूँ। बहुत भयंकर स्थिति हो गई थी। हिंदुओं के और लोगों के घर में से, मुस्लिम्स के घर में से पंखे उतार उतार के ले गए यूरोपियन सोल्जर्स, और ये यूरोपियंस को दिए जाते थे जो आते थे उनको। इसके अलावा उनको भुखमरी से कर दिया गया, बाहर जो घूम रहा था ओपन फायर कर दिया जाता था। किसी किसी के खिलाफ भी, किसी को भी उठा लिया जाता था, किसी को भी जेल में डाल दिया जाता था। इस तरह का माहौल हो गया था। इसको बोलते हैं मास सप्रेशन किया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। उसका रीज़न था ओवरऑल ये सत्याग्रह कर रहे थे और इनका एजिटेशन चालू था रोल एक्ट के खिलाफ। तो ये इस पूरे इंसिडेंट के बाद में पूरे देश में एक डर की भावना जो थी वो फैल गई पूरे देश में। इस इंसिडेंट के बाद में जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और जो सबसे बड़ी अपन ये कहे कि इंसिडेंट था, उपलब्धि नहीं इंसिडेंट, वो ये था कि रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको ब्रिटिश सरकार की तरफ से जिनको नाइटहुड की उपाधि मिली, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और उन्होंने ये कहा मैंने त्यागा है अपने जो कंट्रीमैन हैं, जो लोग हैं, उनके फेवर में, जिसको ऊपर कि अनगिनत अत्याचार कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये देखिए, ये अब 2 पेंटिंग्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये वो कुआं है जलियांवाला बाग में जिसमें लोग कूद कर, जिन्होंने लोगों ने जान दे दी थी। और ये दीवारों में कुछ बुलेट्स के इनके चिन्ह हैं, आप देख सकते हो। जो अंधाधुंध फायरिंग हुई थी उनकी बुलेट्स आज भी दीवारों के अंदर मिलती है। और अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जो कि इसका पार्ट 2 होगा। उसके अंदर हम पढ़ेंगे इसके आगे की कहानी, 1927 तक क्या हुआ था, इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। और मैं इसमें प्लेलिस्ट में लास्ट में यहाँ लिंक आ जाता है, आप चाहे तो क्लिक भी कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लेकर आऊँगा। और ओल्ड एनसीईआरटीज़ को, न्यू एनसीईआरटीज़ को, और भी जितनी भी बुक्स है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है, और भी अन्य जो एग्ज़ामिनेशंस हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए लेकर आऊँगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए आप।